आज हम पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ इसके अंतर्गत साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। तो हमने पहले पुनर्जागरण की विशेषताओं और उसके कारणों के बारे में जाना था। अब हम साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पुनर्जागरण साहित्य की विशेषता, इसकी विषय वस्तु थी, मतलब पुनर्जागरण काल में जो साहित्य की रचना की गई उसकी विशेषता थी उसकी विषय वस्तु, क्योंकि यथार्थवादी विषय वस्तु ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को जो एक कल्पनाशील साहित्य से हटकर यथार्थवादी साहित्य पढ़ने को मिला। तो पुनर्जागरण काल में देशज भाषाओं में, मतलब स्थानीय भाषाओं में ज़्यादा साहित्य लिखा गया और जिससे लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने में और उनका बौद्धिक विकास हो सका। मानव संबंधित जीवन पर लिखा साहित्य लिखा जाने लगा, यानी मानव जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को साहित्य में वर्णित किया गया, ताकि जो मनुष्य के जीवन की जो विभिन्न गतिविधियां हैं और उनकी समस्याएं हैं उनको सभी के सम्मुख लाया जा सके। तो इस प्रकार का साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार साहित्य जो था वो कल्पनावादी से यथार्थवादी रूप ले लेता है और उसकी जो विषय वस्तु थी वो एक तरह से जन सामान्य से जुड़ी हुई थी। इसके बाद इतालवी साहित्य, मतलब इतालवी साहित्य से तात्पर्य है इटली। तो इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण का संदेश छिपा पड़ा है। मतलब इतालवी जो साहित्यकार हुए उनमें जो था उनका पुनर्जागरण का संदेश छिपा पड़ा, मतलब उन्होंने एक नवीन विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। उनमें दांते, मतलब इतालवी साहित्यकारों में दांते और पैट्रॉक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, दांते और पैट्रॉक। दांते ने डिवाइन कॉमेडी, दांते ने कौन सा जो लिखा है जो साहित्य उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना की। उसने अपनी रचना अपनी मातृभाषा, मतलब दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना जो की वो अपनी मातृभाषा तुस्कानी में की थी। किसमें की? तुस्कानी। और तुस्कानी भाषा आगे चलकर इटली की, जो तुस्कानी भाषा थी आगे चलकर इटली की साहित्यिक भाषा बन गई। डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति की है। तो डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु जो है वो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है डिवाइन कॉमेडी में। तो दांते की जो भाषा है वो तुस्कानी भाषा, जो आगे चलकर साहित्यिक भाषा बन जाती है। फ्रांसीसी साहित्य, अब इतालवी साहित्य के बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी साहित्य। तो फ्रांस के कई कवियों एवं लेखकों ने अपनी मातृभाषा में अपनी रचनाएं की। ऐसे लोगों में फ्रायसर्ट बिलो, रेवलॉस तथा मोत्ये की रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है। तो ये साहित्यकार है फ्रायसर्ट, बिलो, रेवलॉस तथा मोत्ये की रचना विशेष उल्लेखनीय है। रेवलॉस इरास्मस का प्रशंसक था, मतलब रेवलॉस जो था साहित्यकार वो इरास्मस का प्रशंसक तथा अन्यायिका हास्य एवं व्यंग्य शैली का उसने मिश्रण किया है। रेवलॉस ने हास्य एवं व्यंग्य शैली को अपने साहित्य में जगह दी है। इसके बाद आता है अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश जो लिटरेचर है उसके बारे में जानेंगे। 14वीं सदी में अंग्रेजी भाषा में साहित्य की रचना शुरू हो गई थी, मतलब 14वीं सदी में अंग्रेजी भाषा में साहित्य की रचना शुरू हो गई। विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन, मतलब विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन नामक रचना शानदार रचना थी।
चौसर की रचनाओं में इंग्लैंड के मध्यकालीन समाज की झलक देखने को मिलती है। मतलब जो चौसर जो साहित्यकार इंग्लैंड में हुए उनकी जो रचनाओं में इंग्लैंड के मध्यकालीन समाज की झलक देखने को मिलती है। चौसर के बाद जॉन कॉलेट, चौसर के बाद जॉन कॉलेट और टॉमस मूर, मतलब चौसर के बाद जो साहित्यकार हुए हैं वो जॉन कॉलेट और टॉमस मूर ने पुनर्जागरण की विचारधारा को आगे बढ़ाया। किसको? पुनर्जागरण की विचारधारा को टॉमस मूर ने भी आगे बढ़ाया। इनका बहुत बड़ा योगदान है पुनर्जागरण में टॉमस मूर का। इसके बाद टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना भी की। मतलब जो टॉमस मूर का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। और महान कवि एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन की रचना की। और विलियम शेक्सपियर का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है इंग्लैंड के साहित्यकारों में। विलियम शेक्सपियर का नाम विशेष उल्लेखनीय। नाटक जूलियस सीजर एक राजनीतिक नाटक है विलियम शेक्सपियर का। मैकबेथ का भी नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टॉमस मूर और विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फेयरी क्वीन की रचना जो उन्होंने की। और इधर हमने देखा जॉन कॉलेट और चौसर। तो ये अंग्रेज साहित्यकारों का विशेष योगदान पुनर्जागरण काल में देखने को मिलता है, जिनको साहित्य को पढ़ने के बाद लोगों में एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों में एक नवीन जागृति आई। इसके बाद अन्य भाषाओं का साहित्य। अब अन्य भाषाओं में का साहित्य देखते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, हॉलैंड आदि देशों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और पुर्तगाल में कैमोन्स ने प्रसिद्धि प्राप्त की। अब पुर्तगाल में कौन साहित्यकार है? कैमोन्स ने प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने वास्को डिगामा की खोज पर लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। उसने किसकी रचना की? वास्को डिगामा की खोज पर लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। और रियू कलीन लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं का वह विद्वान था। और मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद करके जर्मन साहित्य की महान सेवा भी की। मार्टिन लूथर जो कि एक समाज सुधारक भी हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी मतलब लोगों की समानता पर विशेष बल दिया। और मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद करके जर्मन साहित्य की महान सेवा की। तो इसमें हम देखा कि साहित्यकारों में जो वास्को डिगामा की खोज पर लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना जो कैमोन्स के द्वारा की जाती है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रियू कलीन लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं का विद्वान लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। और रिकोलिन जो है लैटिन ग्रीक भाषा का विद्वान था। तो ये रियू कलीन और कैमोन्स और मार्टिन लूथर ये अन्य भाषाओं के साहित्यकारों में इनका विशेष स्थान है, जिन्होंने पुनर्जागरण में अपना विशेष योगदान दिया। राजनीतिक साहित्य। अब देखते हैं कि राजनीतिक साहित्य कौन सा था। मैकियावेली एक अपने युग का एक बड़ा राजनीतिक चिंतक था। मैकियावेली जो अपने युग का एक बड़ा राजनीतिक चिंतक, मतलब राजनीति की जो भी बातें हैं वो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में वर्णित की है। उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कुटिल तथा निर्मम राजनीति का प्रतिपादन किया है। उसने अपनी पुस्तक में क्या किया है? द प्रिंस में कुटिल तथा निर्मम राजनीति का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार राजनीति में सफलता प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। राजनीति में सफलता प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। द प्रिंस में उसने ऐसा वर्णन किया है। इसके लिए राजा को हर प्रकार की नीति का सहारा लेना चाहिए। हॉब्स ने भी अपनी पुस्तक लेवियोथॉन में हॉब्स ने भी पुस्तक में राज्य की
राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो राजनीतिक साहित्य में मैकियावेली के द प्रिंस और हॉब्स का लेविथॉन ये अपना विशेष स्थान रखता है, जिसमें उन्होंने राज्य से संबंधित बातों का वर्णन किया है कि किस प्रकार राजा का उद्देश्य एक सफलता प्राप्त करना और उसके लिए उसे किसी भी नीति का सहारा लेना चाहिए। तो एक तरह से उसने कुटिल तथा निर्मम राजनीति का प्रतिपादन किया है द प्रिंस में। कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, तो कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण कौन सा है? पुनर्जागरण काल का कलाकार यथार्थवादी बन गया था। तो पुनर्जागरण काल का जो कलाकार था वो कल्पनावादी से यथार्थवादी बन गया था। अब धर्म का स्थान सांसारिकता वैराग्य का स्थान आसक्ति ने ले लिया था। मतलब अब धर्म का स्थान सांसारिकता और वैराग्य का स्थान आसक्ति ने ले लिया था। स्थापत्य कला, अब हम स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की पुनर्जागरण में स्थापत्य कला का विकास हुआ। मध्यकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में गॉथिक शैली की प्रधानता थी। तो मध्यकालीन स्थापत्य कला में कौन सी शैली की प्रधानता थी? गॉथिक शैली की प्रधानता थी और अधिकांश भवनों का निर्माण इसी शैली में हुआ था, मतलब गॉथिक शैली में। परंतु पुनर्जागरण काल के कलाकारों में प्राचीन स्थापत्य कला के प्रति रुझान उत्पन्न हुआ। मतलब पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि प्राचीन स्थापत्य कला के प्रति रुझान उत्पन्न हुआ और रोमन, यूनानी तथा अरबी स्थापत्य शैलियों का मिश्रण करके एक नवीन शैली विकसित की गई। इटली के धनी परिवारों ने स्थापत्य की नवीन शैली को संरक्षण भी दिया। इटली के जो धनी जो परिवार थे उन्होंने क्या है कि नवीन शैली को संरक्षण देने के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया। तो उस समय कौन सी शैली चलती थी? गॉथिक शैली। मध्यकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में गॉथिक शैली की प्रधानता थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्राचीन स्थापत्य कला के प्रति रुझान बढ़ा और रोमन, यूनानी का अरबी स्थापत्य शैली का मिश्रण करके नवीन शैली विकसित हुई। इस शैली को सहयोग इटली के धनी परिवारों ने भी दिया। इसके बाद चित्रकला। अब चित्रकला के बारे में जानते हैं कि चित्रकला किस प्रकार की थी पुनर्जागरण काल में। तो चित्रकला के क्षेत्र में भी इटली के चित्रकारों ने अन्य देशों के चित्रकारों का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इटली सदैव साहित्य के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में भी एक तरह से अग्रदूत माना जा सकता है। इस युग की चित्रकला पर मानववाद, मतलब पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला पर मानववाद, क्लासिकलवाद और सहिष्णुता आदि का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। किसका? क्लासिकलवाद, सहिष्णुता, मानववाद, क्लासिकलवाद, सहिष्णुता आदि का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम जियोटो ने परंपरावादी बाइजेंटाइन, मतलब जियोटो जो चित्रकार है उसने परंपरावादी बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्र को अपनाया। तो जियोटो जो चित्रकार हुआ है उसने परंपरावादी बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्र को अपनाया। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 ईस्वी। तो इस महान चित्रकार की अधिकांश कृतियां नष्ट हो चुकी हैं लियोनार्डो दा विंची की, लेकिन जो इसकी कलाकृतियां उपलब्ध है उसमें मोनालिसा एवं लास्ट सपर, मोनालिसा का लास्ट सपर, जिसमें लास्ट सपर मतलब अंतिम भोजन, उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अंतिम भोजन उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र है। चित्रकला की प्रमुख विशेषता रंगों का चयन, प्रकाश और छाया और सारे रंगों का सबल प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो मोनालिसा ने लास्ट सफर अंतिम भोजन उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं और चित्रकला की प्रमुख विशेषता रंगों का चयन, प्रकाश और छाया और सारे रंगों का सबल प्रदर्शन है। इसके बाद माइकल एंजेलो,
जो अन्य चित्रकार हैं उसमें माइकल एंजेलो, इटली का दूसरा महान चित्रकार माइकल एंजेलो था। एंजेलो ने ठोस संगमरमर को तराश कर दाऊद और मूसा की विशाल सजीव मूर्तियां भी बनाई थी। तो माइकल एंजेलो ने मतलब चित्रकारी में तो अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया कि संगमरमर को तराश कर दाऊद और मूसा की विशाल सजीव मूर्तियां भी बनाई थी। तो माइकल एंजेलो के बाद राफेल के चित्रों में सजीवता, सुंदरता, मातृत्व, वात्सल्य और भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। तो राफेल की जो चित्रकारी है उसमें कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है? एक तो सजीवता, सुंदरता, मातृत्व, वात्सल्य और भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। चित्रकला के क्षेत्र में समन्वयात्मक मतलब समन्वयता और सौंदर्य के चित्र में राफेल माइकल एंजेलो से भी श्रेष्ठ था। तो ऐसा माना जाता है कि समन्वय और सौंदर्य के चित्र में राफेल जो है वो माइकल एंजेलो से भी श्रेष्ठ था। इसके बाद अन्य कलाकार, तो अन्य कलाकारों में पोर्ट्रेट बनाने के चित्रकारों में इटली का तिशन, पोर्ट्रेट बनाने के चित्रकारों में इटली का तिशन सर्वोपरि था। वह वेनिस का निवासी था। रेम्ब्रांड बेल्जियम का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो पोर्ट्रेट बनाने के चित्रकारों में इटली का तिशन और वेनिस का निवासी था जो तिशन, और रेम्ब्रांड जो बेल्जियम का निवासी था। तो ये भी चित्रकारी पे बहुत अपनी महारत रखते थे और इनके चित्रकारों को देखने से ऐसा पता चलता है कि जैसे ये सजीव चित्र होंगे और इनमें रंग योजना और इनके जो विषय हैं वो भी अपनी विविधता लिए हुए हैं और इनमें प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद मूर्ति कला, तो पुनर्जागरण काल में मूर्ति कला की नई शैली विकसित हुई। इसका श्रेय फ्लोरेंस के मूर्तिकार दोनों तैलों को जाता है। मतलब पुनर्जागरण काल में मूर्ति कला की नई शैली विकसित हुई और इस जो नई शैली को विकसित करने वाले थे इसका जो श्रेय है फ्लोरेंस के मूर्तिकार दोनों तैलों को जाता है। उसने रोमन यूनानी मूर्तियों का अध्ययन भी किया था। इन दोनों तैलों को ने यूनानी और रोमन मूर्तियों का भी अध्ययन किया था। संगीत, अब संगीत के क्षेत्र में आए तो संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का आविष्कार होता है जिसमें वायलिन का नाम विशेष रूप से आता है। पियानो, तो हार्पसिकार्ड, वायलिन वाद्य यंत्रों का आविष्कार इसमें हुआ। हार्पसिकार्ड जो है वो आजकल जो पियानो बजाया जाता है वो उसका पूर्व रूप है। तो हार्पसिकार्ड वायलिन वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। हार्पसिकार्ड पियानो का पूर्व रूप था और मास्किन इस समय का प्रसिद्ध संगीतकार था। मास्किन जो है वो इतना बढ़िया संगीतकार था कि उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी और उसने संगीत के क्षेत्र में अपनी एक विशेष छाप छोड़ रखी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग के प्रारंभ में साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति इटावादी साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और अन्य भाषाओं का साहित्य, राजनीतिक साहित्य, कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, स्थापत्य कला, चित्रकला, लियोनार्डो दा विंची के चित्रकार, माइकल एंजेलो, राफेल, अन्य कलाकार और मूर्ति कला के क्षेत्र में जो हमें इसकी उन्नति देखने को मिलती है और संगीत के क्षेत्र में किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। इसका जो शेष भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।